ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कार्बन डेटिंग की मांग पर वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई 11 अक्टूबर तक ले टल गई। हिंदू पक्ष की मांग थी कि कार्बन डेटिंग से पता लगाया जाए कि कथित शिवलिंग या फव्वारा कितना पुराना है। कोर्ट 11 तारीख को मुस्लिम पक्ष को सुनेगा। लेकिन आज की खबर वाराणसी से 1145 किलोमीटर दूर कर्नाटक के बीदर और दूसरी साइड 680 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के विदिशा से। बीदर में सदियों पुराने महमूद गवा मदरसे के बाहर जो वट वृक्ष है, अब तक हिंदू वहां साल में 2 बार पूजा कर सकते थे, वो भी 4-5 की ही संख्या में। लेकिन कल रात एक बड़ा हुजूम वहां घुस गया। आरोप ये लग रहे हैं कि मदरसे और मस्जिद तक ये हुजूम पहुंच गया। उसके बाद वहां भवानी माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए गए। तनाव बढ़ा। तकरीबन 70 लोगों पर केस दर्ज किया गया। कुछ की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। माहौल में तनाव है। वहीं आपको यह भी बता देते हैं कि एक तरफ बीदर का ये मामला है तो दूसरा मामला है मध्य प्रदेश के विदिशा का, जहां एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर स्कूल के अंदर मजार बनवाने के आरोप पर हंगामा हो गया। हंगामा एक बीजेपी विधायक ने किया। मुस्लिम प्रिंसिपल का ट्रांसफर कर दिया गया। सस्पेंशन की भी बात कही जा रही है, लेकिन प्रिंसिपल ने सफाई ये दी कि जिसे जबरन मजार बताया जा रहा है वो दरअसल एक चबूतरा है जिसकी उन्होंने मरम्मत कराई थी। जांच चल रही है। पहले इस मामले से जुड़े लोगों को सुनते हैं और उसके बाद बताएंगे हम आपको आज के सवाल और मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। एडमिनिस्ट्रेशन को इसका जवाब अपने एक्शन से देना होगा। और बच्चे गुस्से में हैं, बच्चों को हमने सबको रोक के रखा है। हम नहीं जानते, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कर्नाटक में सरकार भाजपा की मदरसे के अंदर लोग घुस के अगर हिंसा करते हैं तो ये गलत है। कोई भी ताकत हमारे देश के सौहार्द को, हमारे देश की सहिष्णुता को, हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश की पीस को नुकसान न पहुंचा पाए, इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। जिसने बनाई है उसको खुद को मजार हटाना पड़ेगा, अन्यथा सेवानिवृत्त तो होंगे, साथ ही उनका जो वेतन भत्ते और सेवानिवृत्ति के बाद जो पेंशन है सारे रोक दिए जाएंगे और जेल में भेज दिया जाएगा। तो कभी ज्ञानवापी, कभी ताजमहल, कभी कुतुब मीनार, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी मदरसा, तो कभी मजार। क्या आप देश के सामने बस यही बड़े मुद्दे हैं? जनता के जितने भी नेता हैं कहते तो सब यही है कि इन मुद्दों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। फिर कौन है जिसे इन्हीं मुद्दों में मजा आ रहा है? इस पूरी बहस के दौरान हम कई बयान आपको सुनवाएंगे और सवालों को भी उठाएंगे जो लोगों के जहन में होंगे, आपके जहन में होंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ यास्मीन फारूकी हैं इस वक्त। कैन वी हैव द गेस्ट प्लीज? थैंक यू। यास्मीन फारूकी इस वक्त हमारे साथ हैं। मौलाना खैरुद्दीन हमारे साथ हैं और हमारे साथ आपको स्क्रीन पर फिरोज बख्श साहब दिखाई दे रहे हैं। अजय आलोक भी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है यास्मीन फारूकी, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? राजनीति इसके पीछे है, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की ये साजिश है, ये है क्या? ये तो देखिए, एक पुरानी कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से आए। तो ये तो माहौल बना, प्री प्लान बनाया जा रहा है। आप खुद बताइए, ये तो छेड़खानी है ना कि मदरसे में जाके शोर मचाओ, मस्जिदों की बात करो। और जहाँ पे कर्नाटका की आप बात कर रहे हो, वहां सबसे ज्यादा वायलेंस है क्योंकि वहां पे इलेक्शन करीब है। जहां पे भी आपको लगेगा कि इलेक्शन का मामला है, वहां पे जरूर ये तमाशे शुरू हो जाएंगे। हमें उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ एक जनता से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एक आम आदमी से बात करना चाहती हूँ कि भाई इन सब चीजों को छोड़ो, तरक्की की बात करो। कब तक? अगर मजार है वहां पे, वो कोई, मैंने अभी देखा है वो चबूतरा लग रहा है, वो कोई मजार, और कोई स्कूल में कौन बेवकूफ है जो मजार बनाएगा? कोई भी मजारों को सब खौफजदा होते हैं, बच्चे भी डरते हैं। कोई स्कूलों में मजार नहीं बना सकता, मैं ये बात नहीं मानती। ठीक है, अब एक काउंटर लीजिए आप। अब एक काउंटर लीजिए मैम, एक काउंटर लीजिए। अजय आलोक ये कह रही हैं जहां जहां चुनाव है वहीं हिंदू मुसलमान के मुद्दे उठाए जा रहे हैं।
देखिए, एक चीज इन्होंने सही कही कि बोआ पेड़ बबूल का तो फल कहां से पाओ। ये सच्चाई है, ये बिल्कुल सही बोल रही। पिछले 70 वर्षों में आज़ादी के बाद से जिस तरह से मुस्लिम अपीजमेंट हमारी तमाम सरकारें करती गई, ये बीज ऐसा बोया गया ना। आज़ादी के पहले भी धार्मिक आधार पे बंटवारा हुआ, हिंदू मुसलमान के आधार पे भारत पाकिस्तान बना, तब भी जितने मुसलमान यहाँ पे बच गए उनको एक तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति समझ के राजनीतिक दलों ने लगातार पाला पोसा और उनको ये समझने दिया कि वो स्पेशल दर्जा रखते हैं इस हिंदुस्तान में, जो बहुसंख्यकों की भावना दबा के गलत को सही बना के वो रह सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं, एक दो एग्जाम्पल नहीं है, मल्टीपल एग्जाम्पल। लेकिन अजय आलोक जी, इस समय जो मैं सवाल पूछ रही हूं, सुनिए प्लीज सुनिए मेरी बात। अभी जो उन्होंने आरोप लगाया, जो मामला बीदर का है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्यों हो रहा है सब? मैं कह रहा हूं, मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, बिल्कुल उसी पे आ रहा हूं। मैं इसलिए ये कह रहा हूं, चाहे वो शाहबानो केस हो, चाहे वो राइट ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट 1991 का हो, लगातार ऐसे हरकतें हुई हैं जहां पे मुस्लिम तुष्टीकरण होते गया। अब आज की तारीख में ये चीज मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी ये सहने को तैयार नहीं है। सिर्फ भारत में ही नहीं, ये परिणाम पूरे विश्व भर में है जहां मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स हावी हो रही है। ये समझना पड़ेगा। भारत तो तभी सही शून्य है। यूरोप में, अफ्रीका में, ईस्टर्न यूरोप में तो मारपीट, वॉयलेंट क्लैशेस हो रही हैं। यहाँ पे तो कम से कम बातचीत है, ये सब चीज करके हम लोग सुलझा ले रहे हैं। आप यहाँ पे कह रही हैं कि मदरसा में हिंदू की भीड़ घुस गई दिगड़ में, बिल्कुल गलत बात है। उस पर एक्शन हो रहा है, बाकी तो कहीं एक्शन भी नहीं होता है। मुजफ्फरपुर में यहाँ पे मंदिर में चढ़ के उन्होंने भगवा झंडे फाड़ दिए थे, ये भी टीवी स्क्रीन पे चला था। आप ये सोचिए, कहीं पॉसिबल है भारत के बिना कि माइनॉरिटी कमेटी कहीं मंदिर पे चढ़ के मंदिर के भगवा झंडे तोड़ दे, मूर्ति तोड़ दे? कुछ हो नहीं। ये भारत में ही संभव है क्योंकि सहिष्णुता अभी भी बची हुई है। मैं तो आज भी इसलिए कहता हूं, और चुनाव के समय स्वाभाविक है इस तरह की धार्मिक भावनाएं भड़काने से दोनों पक्षों को फायदा मिलता है। असुद्दीन अवैसी कुछ भी बोलेंगे, अगर वो सोचते हैं कि मुस्लिम उनके पक्ष में खड़ा हो रहा है, अखिलेश यादव, लालू यादव, कोई कुछ भी बोलेगा, कांग्रेस कुछ भी बोलेगा, अगर सोचते हैं मुस्लिम उनके पक्ष में खड़े हो जाएंगे तो काउंटर रिएक्शन में हिंदू भी कहीं खड़ा होता है। मैडम, यही बात तो है। कम्युनल फंडा एक तरफ नहीं चलता, ये दोधारी तलवार होती है। जो भी चला रहे हैं नुकसान उनको भी है, ये समझने की जरूरत है। जनता या कोई आदमी समझता नहीं है, हम हो चाहे आप हो। अंदरूनी बात तो यही है कि हर कोई धार्मिक है। मैं तो कहता ही हूं ना कि सेकुलर का मतलब क्या है इस देश में? कुछ नहीं, जीरो। कोई सेकुलर नहीं है। हम सब धर्म में मानते हैं, असर धर्मों में हम अपने अपने धर्मों को मानने वाले लोग हैं। हिंदू धर्म की विशालता और महानता यह है कि वो अपने धर्मों के साथ सब धर्मों को लेकर चलता है, बाकी धर्म ये नहीं करते हैं। यास्मीन फारूकी, जल्दी से आपका काउंटर, उसके बाद सोफिया सवाल इनसे है कि मुझे थोड़ा सा ईमानदारी बरत लीजिए, गलत को गलत कहना सीख लीजिए। आप मुझे एक बताइए, किसी मुसलमान भीड़ ने कभी मंदिर पे हमला किया जाके? किसी मुसलमान भीड़ ने किसी हिंदू को मारने की कोशिश की? आप मेरे से अच्छा अदिति जी बता देंगी, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो। भाई, गलत को गलत कहना सीख लीजिए। दिल, अगर मैं हिजाब के मामले में ईरान में गलत हो रहा है तो मैं बैठ के कह रही हूँ कि हाँ, मारने का किसी को औरतों को हक नहीं है। हिंदू मंदिर को तोड़ने की घटना तो दिल्ली में हुई है। दुनिया की अगर बात कर रहे हैं तो अभी जो ये हुआ है थाईलैंड में, क्या वो मुसलमानों ने मारा है? क्या बताइए कि हिंदू मंदिर को तोड़े जाने की घटना यास्मीन फारूकी, आपको थाईलैंड पूरे क्यों देश में जाना है? घूमने की जरूरत क्या है? यास्मीन फारूकी, आपको थाईलैंड क्यों जाना है? मुझे याद है अक्सर आप ये कहती हैं कि बाहर के देशों से भारत क्यों जाती है। अब आप ये कह रहे हैं कि थाईलैंड में जो हुआ वो मुसलमानों ने थोड़े ही किया, तो यहाँ तो आप भारत की बात कीजिए ना। उनका पॉइंट ये है कि भारत एक सहिष्णु। जवाब दिया मैंने अदिति, मैं बिल्कुल वापस आ जाती हूँ। बिल्कुल सॉरी, मैं वापस आ जाती हूँ अपने मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर आ जाइए, क्योंकि दर्शक सुनना चाहते हैं इस मुद्दे पर हर कभी ईदगाह में, अदिति, कभी ईदगाह में आप जाके आपको वहां पे पूजा पाठ करनी है, कभी आपको मदरसों में पूजा पाठ करनी है, कभी मतलब सिर्फ आपका मसला, मकसद जिंदगी का एक ही रह गया है कि आपको सिर्फ शर फैलाना है। अरे पढ़ाई की बात करो, एजुकेशन की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, दिहाड़ी मजदूरों ने इतने अपने आप को खुदकुशी कर लिया, उसकी बात करो। कब तक इस मस्जिद? ठीक है, अजय आलोक आपको जवाब देना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लीजिए, उसके बाद खैरुद्दीन जी और फिर फिरोज बख्श जी। जल्दी जल्दी अजय आलोक जी। यास्मीन जी को याद दिला दूं कि जहां तक मंदिर तोड़े जाने की बात है मुस्लिम की भीड़ के द्वारा, तो पूरे देश में खोजने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के मेहरौली में चली जाइए, अभी हाल में तोड़ा है।
देवी देवताओं की मंदिर मूर्ति तोड़ दी। बिहार में आ जाइए, मुजफ्फरपुर के हाल की घटना है, 15 लोगों को अरेस्ट किया गया, सीतामढ़ी की घटना है। एक इंस्टेंस है, मैं 50 इंस्टेंस जम्मू कश्मीर चले जाइए, लाइन से एक दर्जनों के दर्जन मिल जाएंगे मंदिर तोड़ने की घटना। क्या बात आप कर रही हैं? एक मस्जिद का उदाहरण दे दीजिए ना जो तोड़ा गया हो। बाबरी मस्जिद, जिसको आप मस्जिद कहते हैं, वो मस्जिद नहीं, वो ढांचा थी, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। उसको तोड़ने पे तो आज तक बवाल मचते रहा। इसे गलत नहीं, ये गलत बात आप मत बोलिए। दूसरी बात यास्मीन जी सुनिए, यास्मीन जी सुन लीजिए पहले, फिर बोलिएगा। पहले सुन लीजिए, नहीं तो आप मेरी बात ही नहीं सुन पाएंगे। आप पहले सुन लीजिए, तब मैं, नहीं तो मेरी बात का आप नहीं सुन पाएंगे। आप सुन लीजिए मेरी बात, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा, नहीं तब मैं क्या बोल रहा हूं आप सुन ही नहीं पाएंगे। जिस पार्टी को आप रिप्रेजेंट करती हैं, एसडीपीआई, उसके अभी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई को बैन किया गया था। आपकी पार्टी का भी फंडा मोस्टली तो यही है ना कि 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। क्या बात आप कर रही हैं? आपके नेताओं पे खुलेआम केस दर्ज है कर्नाटका में, जब आप खुलेआम मुसलमानों को इंसाइट करते थे। आप किस हक से हिंदू मुसलमान की एकता की बात कर रही हैं? आपके पार्टी के नेता और आप लोग खुलेआम कर्नाटका में, केरला में, हर जगह खुलेआम मुस्लिम इस्लामीकरण की वकालत करने वाले लोग हैं। आपसे क्या उम्मीद करें हम? झूठ है। आपसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं भाई? आपका तो मिशन है 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बना दो। आपका तो पकड़े गए लोग, एविडेंस है लोगों के पास। एसडीपीआई क्या करती है? एंटी नेशनल एक्टिविटी में 145 मुकदमे सिद्धार्थ मैया के लोगों ने आपके वापस लिए कांग्रेस सरकार ने, जिसको आप साबित भी नहीं कर पाए हो अभी तक। भैया मैं आप ही की पॉलिटिकल आउटविंग की बात कर रहा हूँ, मैं उन लोग की क्यों बात करूँ? मेरे सामने जो बैठा हूँ मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, उस पर आप जवाब नहीं देंगी मुझे। एसडीपीआई का तो ओपन है, ओपन विंग है। आपने कैसे किस चीज को जोड़ दिया? सबूत लाइए, तो ओपनली कहता है कर्नाटका में, चाहे केरला में, चाहे आंध्रा में, हर जगह। आलोक साहब, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप साबित तो कर रही है ना ये, ना इसलिए भागे चल रहे हैं आप लोग। साबित तो है ना ये कर रही है, इसलिए आप भागे चल रहे हैं। हमारे साथ है वारिस पठान, हमारे साथ है वारिस पठान। अभी थोड़ी देर पहले अजय आलोक कह रहे थे कि ध्रुवीकरण जो है दो धारी तलवार है, सांप्रदायिकता जो है वो दो धारी तलवार है और उसमें रिएक्शन होता है और ये राजनीति को सूट करता है। तो यानी इस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा कटघरे में है तो वो राजनीति है जो मजहब की बिना पर खड़ी है। देखिए आदित्य जी, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद ने एक तरीके से मुसलमानों के ऊपर एक हमला बोल दिया है, हल्ला बोल कर दिया है। लोगों ने इतनी नफरत हमने कभी नहीं देखी। मेरे तो जब से पैदा हूं तब से अब तक मैंने इतनी नफरत की राजनीति कहीं नहीं देखा, इतनी ध्रुवीकरण की राजनीति मैंने कहीं पर नहीं देखी कि इस तरह से एक समुदाय को आप टारगेट करो। अभी आप देखिए बिदर की बात हम लोग कर रहे हैं, कर्नाटका में भाजपा की सरकार वहां पर है। क्या हुआ? रात के अंधेरे में वो पूरा चला जाता है, गेट का ताला तोड़ दिया जाता है, अंदर चले जाते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद में वहां पर जाकर मस्जिद को गिराने की कोशिश की जाती है, तोड़ फोड़ मचाया जाता है। तो क्या ये सब इंटेलिजेंस नहीं देख रहा था? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? और क्या कर रहे थे चीफ मिनिस्टर बोम्मई साहब वहां पर? उनके आंख नाक के नीचे इस तरह की घटना हो रही है जो एक सांप्रदायिक तनाव पूरे देश में फैला सकती है, जिसकी वजह से कितने लोगों के दिलों को आहट पहुंची है। आप समझ लीजिए आदित्य जी, ये एक कंडेमनेबल, स्ट्रॉन्ग वर्डेड कंडेमनेबल घटना है ये। और पुलिस ने क्या किया? एफआईआर किया है, 4 जन को अब तक अरेस्ट किया है, जबकि वहां के मदरसा के केयर टेकर खुद बोल रहे कि यहाँ पे कभी पूजा नहीं होती थी। ये पहली मर्तबा ये लोग सब घुस गए, इतने सारे लोग। तो भी अगर दूसरी जगह कोई ऐसा करता, अगर कोई मुसलमान किसी मंदिर के पास जाके इस तरह का अगर बाहर नारा भी लगाता, तो अब तक आप उसके ऊपर यूएपीए का कानून लगा देते, उसके घर को बुलडोजर से उड़ा दिया जाता। तो अब कहां चला गया यूएपीए, कहां चला गया बुलडोजर? तो मैं तो ये चाहूंगा सरकार से कि आप तुरंत फौरी तौर पर सख्त कानून के तहत इनको अरेस्ट करें और सख्त से सख्त उनको सजा दी जाए, और जो भी गिल्टी इन्वॉल्व है, ताकि मैं बोल रहा हूं अगर मुसलमान होते तो अब तक उनके घरों पे बुलडोजर चल जाता। नहीं, मैं क्या पूछ, मैं हमेशा से बुलडोजर की राजनीति के खिलाफ रहा हूं। मैं रूल ऑफ लॉ फॉलो करने में मानता हूं आदित्य जी। मैं ये कहता हूं, मैं मुसलमानों के घरों पे चलाते ना, मैं तो कंपैरिजन बता रहा हूं आपको। देश तो संविधान पे चलेगा, रूल ऑफ लॉ पे चलेगा, मगर भाजपा वाले बुलडोजर को मानते हैं ना। नहीं, मैं तो चाहता हूं इन पे यूएपीए लगाए। मैं चाहता हूं इन पे बुलडोजर चलवा दें, यही कह रहे हैं ना आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलता हूं। तो मैं बोल रहा हूं उनको यूएपी के कानून के तहत पहले अरेस्ट करना चाहिए। क्लैरिटी दे रहा हूं, अगर मुसलमान होते तो अब तक उनके घर पे बुलडोजर चल जाता। मगर मैं तो कायदे कानून को पालन करता हूं, आरएसएस और बीजेपी ने नफरत की राजनीति की। सुन लीजिए, अब आप जवाब ले रही हूं ना, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब ले लीजिए। अजय आलोक ये कह रहे हैं नफरत की राजनीति की है, मुसलमानों को डिमीन करने के आरोप लग रहे हैं बीजेपी और आरएसएस पर, और ये कह रहा है अब तक तो बुलडोजर चल गया होता अगर मुसलमान होते कटघरे में। देखिए ऐसा है कि
देखिए ऐसा है, सबसे पहली बात कि अगर ये काम मुसलमानों ने किया होता तब तक तो अरेस्ट भी नहीं होते। क्यों अरेस्ट पठान? कितने जम्मू कश्मीर में अरेस्ट करवाए मंदिर तोड़ने में? कितने मंदिर तोड़ने में अरेस्ट करवाए? लेकिन आज दीगर में जो कल रात की घटना हुई सवाल है, किया मैं जवाब। दीगर में घटना हुई है, पुलिस खोज के अरेस्ट कर रही है। एक मिनट सुन लीजिए, अब बीच में बोलिए मत। पुलिस खोज के अरेस्ट कर रही है, अपना काम कर रही है। बीजेपी आरएसएस को नफरत का एजेंडा फैलाना है। आप मोहब्बत का पैगाम लेके घूम रहे हैं। आप तो लगता है आपके नेता लगता है हाथ में गुलाब लेके घूम रहे हैं कि आओ हम लोग दोस्ती कर लेते हैं, आओ मेरे मुंह पे एक चांटा मारो, दूसरा चांटा गाल देने को मैं तैयार हूं। अरे खुलेआम मंच से बोलते हैं, कोई नहीं आएगा बचाने, योगी अपने घर चले जाएंगे, योगी अपने गांव मठ चले जाएंगे, मोदी अपने घर चले जाएंगे, याद रखना हम ही आने वाले हैं, फिर क्या होगा। जिसके नेता ऐसी भाषा बोले उससे आप क्या उम्मीद करती है आदित्य जी कि ये हिंदू मुसलमान के बारे में अच्छा बोलेंगे? जब भी बोलेंगे भड़काने के लिए बोलेंगे। कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स, कुछ गुंडा एलिमेंट्स ने कल जो हरकत की है उस पर सरकार और प्रशासन काम कर रही है, और उसमें ये कहते हैं कि मुसलमान होता तो बुलडोजर चल जाता। कोई बचेगा इस तरह की हरकत करने से? मैं यही कह रहा हूं कि यहां पे सहिष्णुता है हिंदुओं में, इस भारत देश में सहिष्णुता है, इसलिए ये लोग इतना बोल पाते हैं। जवाब लीजिए। इन्हीं वारिस पठान की या सऊदीन ओवैसी की हिम्मत है जाके पाकिस्तान में इस तरह से बोल सकें हिंदुओं के समर्थन में? जरा बोले जाके, औकात पता चल जाएगी 5 मिनट के अंदर। आदित्य जी, मैं चाहूंगा कि जितने संयम से आप अजय आलोक को सुन रहे थे उसी संयम से आप मुझे भी सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, डिबेट पब्लिक तक मेरी बात पहुंचेगी। तो कल ये जो लोग होलीगन्स, ये गुंडे पूरा मॉब बनाकर जो गए थे इस मस्जिद में, मदरसे में, तो क्या हाथ में गुलाब का फूल लेके गए थे? अमन शांति का पैगाम लेकर गए थे? अरे ये तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को डिमिनिम करने गए थे, ये तो नफरत फैलाने के लिए गए थे, ये तो वहां पर जाकर तोड़ फोड़ करने के लिए गए थे, ये तो पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए गए थे वहां पर। तो इनके खिलाफ आप सब वो मत करिए, सख्त कार्रवाई करना चाहिए, इनके खिलाफ यूएपीए लगाना चाहिए। सीएम क्या कर रहे थे? इंटेलिजेंस क्या करता? कहीं भी कोई घुस सकता है क्या इतना बड़ा मॉब लेकर? सीएम या उनके प्रशासन को पता हुए बिना नहीं होता, मगर ये हो रहा है क्योंकि जहां भाजपा की सरकार है, ध्रुवीकरण है, हिंदू मुसलमान करना ही है। गुजरात में क्या किया आपने? गुजरात के अंदर भी तो यही कहना, कौन से कायदे कानून का पालन किया? अरे अगर आपको लगता है किसी ने पत्थर फेंका तो है ना कोर्ट कचहरी, नहीं तो बंद कर दीजिए कोर्ट कचहरी को, भेज दीजिए सारे वकीलों को अपने अपने घरों पे, वहां पर आपने बच्चों को पकड़ के खंभों से बांधा मुसलमानों के, अब मारा पब्लिक के सामने और नारेबाजी कर रहे थे। तो क्या देश कायदा कानून मानने वाला है, नहीं मानने वाला है, या शायद पूरे देश की कोर्ट कचहरी को बंद कर दिया जाए? बताइए, भाजपा क्या ये चाहती है कि हम कानून एकदम इंस्टेंट जस्टिस कर देंगे? अरे संविधान को मानो। तो फिर तालिबान को गालियां बकता, तालिबान ये काम करता था फ्लॉगिंग करने का, अंटर मारने का। अब किसको आप गाली बकेंगे? क्या ये तालिबानी मानसिकता नहीं थी? पुलिसकर्मी जिसको बांध बांध के मार रहे थे, और किसके राज्य में हो रहा था? किसके स्टेट में हो रहा था? मोदी और अमित शाह के गुजरात में ये हो रहा था। क्या यही आपका गुजरात का मॉडल है अजय आलोक? यही गुजरात का मॉडल है कि निहत्तों को पकड़ के खंबे से बांधो और मारो, कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत नहीं है? यही आपका मॉडल है? यही देश को आप आगे लेके जाएंगे कि 500 साल पुराने मदरसे के अंदर पहुंचोगे, हजारों संख्या में लोग जय श्री राम के नारे लगाओगे, पूजा पाठ करोगे वहां पर? और सुनिए अजय आलोक, सुनिए सुनेंगे, जवाब क्षमता रखिए। ये जो कायराना रात के अंधेरे में हरकत करने वाले लोग हैं, ये गुंडे हैं, कंडेम करिए पहले इस हरकत को, कंडेम करिए हुलीगन को, बोलिए कि हाँ इनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए, बोलिए इन पे यूएपीए लगाना चाहिए, तब जाके मानूंगा कि आप में हिम्मत है बोलने की। जवाब ले लीजिए उनसे। उन्होंने ये भी पूछा था जब कश्मीर में मंदिर पर अटैक हो रहा था तब कितने लोगों को अरेस्ट कराया गया था, उन्होंने ये भी पूछा था वारिस पठान आपसे। आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन आपने जो सवाल पूछा सुन लीजिए। अब रुकिए, आप जवाब लीजिए पहले। अजय आलोक से जवाब लीजिए। अटैक को आप जवाब क्या कह रहे हैं? सॉरी, ये सही मान रहे हैं क्या? कल जो रात को घुसे सब गुंडे वहां पर, उसकी बात को कंपैरिजन करके क्या दिखाना चाहते हैं? याद रखना इस बात को। आप ये समझ लीजिए, आपको बोल रहे हो ना, हो ही नहीं सकता। आपको कंडेम करने में एक सेंटेंस नहीं निकला आपके मुंह से, एक सेंटेंस नहीं बोला आपने। एक सेंटेंस नहीं बोला आपने। किसके आगे नहीं बोला? अब जवाब ले लीजिए अजय आलोक से। अब अजय आलोक को सुन लीजिए। आपको जो बोला था, इसलिए मैं बोलता हूँ भाजपा के प्रवक्ता को बुलाओ, हम उनसे सवाल करेंगे। मैं साथ नहीं हूं उनके, करा जा रहा है, पूरे देश में करा जा रहा है। एक हल्ला बोल कर दिया है मुसलमानों के खिलाफ आप लोगों ने, पूरी तरह से देश के ऊपर मुसलमानों को टारगेट करके रख दिया है। वारिस भाई ईमानदारी से बोलिएगा। बोलिए वारिस भाई सुन लीजिए, वारिस भाई ईमानदारी से बोलिएगा कि मुहर्रम का अगर प्रोसेशन निकल रहा हो और उसमें कुछ हिंदू लड़के
आके उसमें अगर पत्थर चलाने लगे या कुछ करने लगे और वो अगर भीड़ के हत्थे चढ़ गए तो भीड़ उन्हें पुलिस के हवाले करेगी या वहीं मार देगी? ईमानदारी से बोलिएगा। वहीं मार दिए जाएंगे। ईमानदारी से बात करता हूं, बेईमानों की गरबा में गुजरात में गुजरात के फंक्शन में जिस लड़कों की आप बात कर रहे हैं, गांव में घुस कर उन्होंने पत्थर चलाया, गांव वालों ने पकड़ के पुलिस में हवाले कर दिया। ये गुजरात मॉडल है। उनकी जान से मार के हत्या नहीं की, मॉब लिंचिंग नहीं की उनकी। ये है गुजरात मॉडल, ये है सहिष्णुता। दूसरी बात ईमानदारी से पूछ रहा हूं, वो भी ईमानदारी से बोलिए। जिस मेजॉरिटेरियन पॉपुलेशन में हिंदू यहां भारत में रहते हैं, अगर उस मेजॉरिटेरियन पॉपुलेशन में यहां पे मुसलमान रहते इसी भारत में, तो एक भी हिंदू रहता, एक भी मंदिर यहां रहता? ईमानदारी से बोलिए तेरा। और ये क्या सेकुलर देश रहता या इस्लामिक राज्य हो जाता, देश हो जाता? ईमानदारी से बोलिएगा। आपको खुदा रसूल का वास्ता झूठ मत। ईमानदारी की आपने बात किया ना अजय आलोक, सुनो वारिस पठान हमेशा ईमानदारी की बात किया। दोनों प्रश्नों का उत्तर चाहिए ईमानदारी से। मेरी बात सुनो, दोनों प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से। दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको देता हूं। गुजरात पुलिस का फर्ज क्या बनता था? आप भी पढ़े लिखे डॉक्टर हो, गुजरात पुलिस का फर्ज यह बनता था कि उन लड़कों को ले जाता कोर्ट के अंदर, कोर्ट उनको जो सजा देती है हमको मंजूर होता। क्या पुलिस का यह काम बनता है कि खंभों से बांध के उनको हंटर से मारा जाए? क्या पुलिस का यह काम बनता है? ईमानदारी से बोलिए, हाथ रखिए सीने पे, हाथ रखकर बोलिए, क्या पुलिस ने सही किया गलत किया? मेरा सवाल है। उनका मनोबल तोड़ा। आपके हाथ रख के पूरी ईमानदारी से बोलिए। एक छोटा सा काउंटर दे रहा हूं, सुन लीजिए। आपके सहयोगी हैं टीआरएस के मुख्यमंत्री, हैदराबाद के मुख्यमंत्री। हैदराबाद में विभत्स बलात्कार की घटना हुई थी, रातों रात पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। पूरे देश में इसकी तारीफ हुई थी। भले आज वो पुलिस वाले एनएचआरसी का मुकदमा फेस कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में तारीफ हुई थी तेलंगाना के मुख्यमंत्री की और आपकी पार्टी के एलआई की भी, कि ये सरकार बहुत अच्छी है कि रातों रात बलात्कारियों को इंसाफ किया। भले आज उस पुलिस वाले फंस गए, एनएचआरसी का मुकदमा चल रहा है, मेरी सहानुभूति है उनके साथ। तो मनोबल तोड़ने की जरूरत होती है। गुजरात पुलिस ने वही मनोबल तोड़ा है ताकि ये घटना दोबारा नहीं दोहराई जा सके। ये क्यों नहीं समझते हैं आप? आपके राज्य में हो तो बहुत अच्छा, गुजरात में बांध के मार दिया तो बहुत खराब। मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए ऐसे लोगों का। अब ये लेक्चर नहीं, सवाल का जवाब आपने कहा 10 सेकंड के अंदर मैं जवाब देता हूं। अपनी बात को सुनिए ना। मैं काउंटर दे रहा हूं। आप इस व्लॉगिंग को, मॉब लिंचिंग को सही मानते हो? आप इसकी पैरवी करते हो क्या ये होना चाहिए देश के अंदर? मैं बिल्कुल मॉब लिंचिंग को बिल्कुल सही नहीं मानता हूं। तो आप तो क्यों बोल रहे हो फिर कि ये दूसरी बार नहीं हो इसलिए पुलिस ने किया? आप ये चाहते हो कि देश हमारा बनाना रिपब्लिक बन जाए? आप जानते हो हमारा देश बनाना रिपब्लिक बन जाए या हमारा देश संविधान के पे चले, रूल ऑफ लॉ फॉलो करे, कायदे कानून का पालन करे? तो फिर कोर्ट कचहरी की जरूरत क्या है? अजय आलोक, कोर्ट कचहरी को बंद कर दो ना। एक ने खून किया, जगह पे पकड़ो, वहीं मारो, इंस्टेंट जस्टिस, वहीं पकड़ो, वहीं मारो, किस्सा खाली खत्म, केस कानून की जरूरत नहीं है। बोलो, मेरे सवाल का आपने बना दिया है। अरे आप मेरे सवाल का एक भी जवाब नहीं दे रहे हो। मेरे इतने सारे सवालों का एक भी जवाब आपने ईमानदारी से नहीं दिया, बल्कि बेईमानी से आपने गुंडों की पैरवी की। तो क्या होता? मानसिकता है आपकी। एक मंदिर नहीं रहते, एक हिंदू को हिंदू नहीं रहते। पाकिस्तान में क्या है? बांग्लादेश में क्या हो गया? इस तरह की भगाए जा रहे हैं, नहीं करता। तालिब, ये तो हमने कश्मीर में सुन लिया। ये किया ना नैरेटिव देश बाकी। अरे बोलिए ना, आपने हिंदू मुसलमानों का कंपैरिजन किया ना, आपको बताता हूं। सोचिए ना, अगर मुसलमान वायलेंस करना चाहता, इंटरेस्टिंग भी है वो, उसे मैं दुखद भी कह सकती हूँ कि यहाँ पर सवाल सब पूछने आए। तो कल आता ना लड़ने, सिर्फ सवाल पूछने हैं, जवाब किसी के पास नहीं है। मुसलमान ने जवाब या तो किसी के पास है नहीं, या फिर कोई जवाब देना नहीं चाहता, बेईमानी से बात कर रहे हैं, या फिर कोई जवाब देना नहीं चाहता। जल्दी जल्दी अब एक कमेंट लूंगी। प्रॉब्लम एक सेकंड, वारिस पठान, अगर मुसलमान लोग वायलेंस को मानते तो कल उनका जवाब देते। रिपब्लिक नहीं बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न है, अटैक नहीं किया, जिसके बेस्ड कानूनों पर ये देश चलता है। प्लीज ये नकारात्मक राजनीति, ये पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, हिंदू मुसलमान, मुस्लिम्स अंडर अटैक, हिंदू खतरे में है, बंद कीजिए ना आप लोग, ये बंद कीजिए। बंद करो। हर वक्त हिंदू भी इस देश में अंडर अटैक है, मुस्लिम भी इस देश में अंडर अटैक है, तो फिर इस देश में सेफ कौन है? इस देश में कौन सेफ है? सियासत है। बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाओ, बीजेपी के प्रवक्ता। आप सुनिए, नहीं, सियासत गंदी सियासत, इस तरह की राजनीति करना तो सिर्फ भाजपा का काम है ना। ये गाय गंगा मंदिर मस्जिद करते करते लोग आ गए यहाँ तक। आपको धर्म विशेष की चिंता होती है, चुन चुन कर आप मामले लेकर आते हैं।
अभी आपको मैं क्या बात करूं? नहीं, आप मुझे क्या बात करेंगे? अब भारतीयता के सामने आप कैसे बात करेंगे? जब हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो भारतीयता के सामने आप क्या बात करेंगे? बिल्कुल सही बात है, आप क्या बोलेंगे मैं समझ सकती हूँ। अब एक एक कमेंट लूंगी मैं दूसरे गेस्ट का। सूफी मोहम्मद खैरुद्दीन, ये नैरेटिव क्यों कि मुसलमानों को सेकंड रेट सिटीजन की तरह ट्रीट किया जा रहा है? प्लीज वारिस पठान, मैंने आपको वक्त दिया है सर, प्लीज। 2 गेस्ट बैठे हैं, एक भी कमेंट उनका नहीं हुआ है। सूफी मोहम्मद खैरुद्दीन, लॉ एंड ऑर्डर को हिंदू मुसलमान का रंग क्यों दिया जाता है? देखिए, हमारे मुल्क में फिलवक्त जो हालात चल रहे हैं और जो वक्फे से जो इबादत गाहों पर जो हमले किए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, वो काबिल मजम्मत है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हमारे मुल्क का कानून सबके लिए जब यकसा है तो सबके लिए बराबर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी कर्नाटक की आपको 1.5 महीना पहले की एक मिसाल आपको देता हूँ कि वहां पर मैंगलोर के करीब के गांव में 3 नौजवानों का कत्ल हुआ, जिसमें 2 मुस्लिम थे, 1 हिंदू थे। तो हमारे वहां के चीफ मिनिस्टर साहब ने उस हिंदू नौजवान के मकान पर जाकर उनको 25 लाख रुपए की इमदाद दी और उनको जो है ना दीगर जो है ना हुकूमत से सहूलतें पहुंचाई। जबकि उसी मुकाम पर जो मुस्लिम नौजवानों का कत्ल हुआ तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने उनको दिलासा देना भी गवारा नहीं किया। तो अभी आपने जो सवाल किया है कि यहाँ पर सियासत क्या हो रही है, यहाँ पर मुसलमान और हिंदू को लेकर ये सियासत हर तबके से अपना वोट बैंक मजबूत करने पर तुले हुए हैं और बीच में जो है ना आवाम, भारत की आवाम जो है ना इन दोनों के बातों में पीसी जा रही है, जो 2 काबिल मजम्मत है। अब वक्त आ गया है कि तमाम भारतीयों को सही सोच बूझ के साथ हमको ये समझने की जरूरत है कि ये सियासी पार्टी, ये सियासत जो ना जो खेली जा रही है, इसके लिए रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? ये सियासत कौन खेल रहा है? एक सेकंड, इसमें सियासत कौन कर रहा है आप ये बताइए मुझे। सियासत कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? सियासी पार्टी है वो बराबर जो ना सियासत कर रहे हैं। अब इस वक्त खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरफहरिस्त है और उसके कार्यकर्ता और जो ना बजरंग दल के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता सोशल मीडिया में ये तकारीर कर रहे हैं कि किसी भी वक्त मोदी जी जो है ना भारत हिंदू राष्ट्र का जो ना ऐलान कर सकते हैं। तुम लोग आज जो ना नारियल छीनने के हथियार ला लो और औरतें जो ना मिर्ची का पाउडर रखो, ये जो ना धमकी दी जा रही है। तो हमारे आप ये कह रहे हैं सोशल मीडिया से देश चलाया जाए या देश सोशल मीडिया से चलेगा? हमारा सवाल क्या इतनी मैच्योरिटी, इतनी परिपक्वता की उम्मीद इस देश के सिटीजन से नहीं की जा सकती है? ये क्या जो हो रहा है उसको तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ना। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होगी? क्या वहाँ पर बीदर में वहाँ पर मंदिर छा गया? भाई जब तक आप इसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखते रहेंगे खैरुद्दीन जी, आप सभी की दिक्कत ये है, आप सभी से हिंदू मुस्लिम के चश्मे से ही देखते हैं, आप इसे कानून की रोशनी में नहीं देखते हैं और यहीं पर दिक्कत है। इसी में एक विक्टिम बन जाता है, उसी में आप खुद को विक्टिम समझने लगते हैं। फिरोज बख्श साहब अभी आपने सुना, वारिस पठान ने कहा ठीक है खैरुद्दीन जी प्लीज सर। फिरोज बख्श की आवाज, फिरोज बख्श जी अभी आपने सुना वारिस पठान को। वारिस पठान कह रहे हैं कि इस देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हाँ देखिए, ऐसा है कि मैं तो कुछ देर पहले मुझे ऐसा लगा, अदिति साहब पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रन कसीरन कि मुझे आपने मौका दिया। मुझे ऐसा भी महसूस होने लगा था कि ये जो एक डिबेट है, एक ये सोप ऑपरा है जो रात को चलते हैं बिटवीन आलोक जी और पठान साहब। खैर चलिए मैं आपका जवाब देता हूँ। देखिए ऐसा है कि जो लोग ये सोचते हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनको तकरीर सुननी चाहिए डॉक्टर मोहन भागवत की, जिनका मैं ब्रीफ लेकर नहीं चल रहा हूँ, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू मेरिट बता रहा हूँ। हमेशा मोहन भागवत ने यही कहा है कि बग़ैर मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन के हम हिंदुस्तान की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, हमेशा उन्होंने मोदी जी की तरह यही कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इसी तरह मतलब हमेशा यही भाषा बोलते रहे हैं कि मुसलमान हमारे मतलब कोई हमारे अंदर मुसलमानों में फ़र्क ही नहीं है।
को डीएनए एक है। तो ये जो लोग बात करते हैं, मैंने पठान साहब को सुना, मैंने सूफी साहब को सुना, उस दिन भी मैंने गैर सूफियाना अंदाज में उनकी बातें सुनी। देखिए, हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करिए। और अभी जो तकरीर की थी, ये जो दशहरे का पर्व था उसके ऊपर बहुत सुलझी हुई तकरीर की थी। एक विजनरी और मिशनरी की तरह डॉक्टर मोहन भागवत बोले थे और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही थी, चाहे वो पॉपुलेशन कंट्रोल हो, चाहे वो पोजीशन ऑफ वुमेन हो, उनको कैसे प्रमोट करना है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम को एक नजरिए से देखना है। बहुत अच्छा उनका जाविया था देखने का। लेकिन होता क्या है, सवाल पूछा जाता है सूफी साहब से या पठान साहब से केमिस्ट्री का, जवाब देने लगते हैं ज्योग्राफिया का, और उसके बाद गोल पोस्ट चेंज करके मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान एक तेज गाम रफ्तार से इसने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है, विश्व गुरु बनने वाला है। देखिए, यहाँ पर हमारी कोशिश होती है हमारे पक्ष को आवाज दें, और ना सिर्फ आवाज दें। फिरोज बख्श साहब, सुनिए, आपने सबको बहुत ज्यादा वक्त दिया, आखिर में सिर्फ 2 सेकंड और दे दीजिए। हम्बल रिक्वेस्ट आपसे, मैं एक मैसेज देना चाहूंगा। सुनिए, मैं एक मैसेज देना चाहूंगा अपने मुस्लिम भाइयों को। मैं भी इसी मुल्क की मिट्टी से पैदा हुआ हूं, इसी मुल्क की मिट्टी में मिल जाऊंगा। फिर मैं कहूंगा, बारहा कहता हूं ये बात, ये देखिए सूफी साहब, देखिए पठान साहब, हम के मुसलमान के लिए हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क और हिंदू से बेहतर दोस्त कोई नहीं है। इस बात में यकीन रखिए, हिंदू मुस्लिम ना करिए। कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना। हाँ, बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। तो पठान साहब, इंसान बनिए, ठीक है? गैर इंसानी बातें मत करिए। ठीक है, वारिस पठान। भक्त साहब ने मेरा नाम लिया, काफ़ी बातें करी, उन्होंने भगवत साहब की भी बहुत तारीफ़ की और एक सर्टिफिकेट भी मुझे दिया कि आप पहले अच्छे इंसान बन जाइए, एक अच्छे भारतीय बन जाए। तो मैं भक्त साहब, मेरे मित्र, इनको समझाना चाहूँगा, भक्त साहब, जितनी मोहब्बत आपको भारत देश से नहीं है ना, उससे ज़्यादा मोहब्बत वारिस पठान को भारत देश से है। ये तो गारंटी की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप ज़रा देश से ज़्यादा मोहब्बत करने लग जाइए। मोहन भगवत को छोड़िए, उनकी बात में दम नहीं है। उन्होंने हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ जहर ही उगला है। आप सुनिए भक्त साहब, आप इतने पढ़े लिखे आदमी हो, इतने सर्टिफिकेट ले लो, मेरा सर्टिफिकेट काम में आएगा। आप किसको दिखाएंगे मेरी साइन किया हुआ, तो आपकी तारीफ भी होगी। अब बात नंबर 2, मोहन भागवत की आपने बात की, वो आरएसएस था जिसने 52 साल तक तो हमारे देश के तिरंगे का अपमान किया। किसको आप सर्टिफिकेट दे रहे हो? आप देखिए, फिर बताओ ना, फिर ये डिबेट को ना आप दरकार रहे हैं सही रास्ते पे, सही ट्रैक पे। आपको तो केमिस्ट्री पे सवाल किया ना, तो आपको मराठी का जवाब दे रहे थे। क्यों उतर आते? हम तो केमिस्ट्री का जवाब बायोलॉजी में दे रहे थे, आप तो केमिस्ट्री का जवाब मराठी की लैंग्वेज में चले गए। टोटल अलग। स्प्यूइंग वेनम, आप लोग जहर उगल रहे हैं, आप लोग आग लगा रहे हैं। ऐसी बात मत करिए। आप देखिए, मैं चाहता हूं वारिस साहब, मैं आपकी कदर करता हूं, आप मुझसे उम्र में छोटे हैं, करके बोलिए ये वाली बात, बीजेपी को बोलिए, बीजेपी को। भक्त साहब, आप है ना मुंडी उस तरफ करके भाजपा के प्रवक्ता को बोलिए कि आप वेनम फैला रहे हैं, दीजिए ये जो देश में एजेंट फैला रहे हैं। मेरी तरफ मत देख के बोलिए, उस तरफ बोलिए। आप देखिए, आप एक अच्छी पार्टी से आते हैं, मुसलमान उससे जुड़े हुए, तो सबको जोड़िए, मुसलमानों को राष्ट्रवाद से जोड़िए, संस्कारवाद से जोड़िए। एक सेकंड, वाइस प्रधान से मुझे एक बात कहनी है। एक सेकंड, फिर मैं आपको मेरी पार्टी के बारे में क्या पता है भक्त साहब? हमारी पार्टी से तो दलित भाई भी जुड़े हुए हैं, अलग हो जाता है। भक्त साहब, सुनिए मेरी बात। ऐसा कई बार आप लोग मुझे फील कराते हैं कि एक स्कूल में, एक क्लासरूम में, और वहां हम सवाल जवाब कर रहे हैं। आप सब लोग इतने वरिष्ठ हैं। वारिस भाई, आपके पास एक सेकंड सर, प्लीज फिरोज साहब, प्लीज कैन आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज। वारिस पठान, आज मैं जानना चाहती हूँ, क्या जमाना आ गया है? हाँ, जमाना यही आ गया है, यही जमाना आ गया है। जमाना ये आ गया है कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को एक स्टूडेंट सिखा रहा है, ये बताना चाह रहा था मैं। कोई बात नहीं। अब स्टूडेंट कौन है, ये अपने आप में एक सवाल है ना, कि फॉर्मर वीसी स्टूडेंट है या जो अपने आप को स्टूडेंट समझकर टीचर की तरह पेश आ रहा है, फिरोज भक्त साहब कोई बात नहीं। एक सेकंड, वाइस चांसलर होने पर भी आपको शंका है? फिरोज भक्त की वाइस चांसलर होने पर भी आपको शंका है ना, जैसा मुझे? देखिए वारिस पठान, प्लीज। फिरोज भक्त साहब, प्लीज। रखता हूँ हुब्बुल वतनी, मैं वारिस पठान से सवाल पूछ रही हूँ सर, इस तरह से नहीं, मैं बहस ऐसे नहीं कर पाऊंगी, प्लीज। आपके पास कौन सा यंत्र है जिससे आप ये पता कर लेते हैं कि आप बड़े देशभक्त हैं और दूसरा छोटा देशभक्त है, या देशभक्त है ही नहीं? कौन सा यंत्र है आपके पास? जब कोई वारिस पठान को देशभक्ति का, नेशनलिज्म का, सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटता है ना,
तब मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मुझे अब इन लोगों से लेने की जरूरत पड़ेगी। ये भाजपा, बजरंग दल, आरएसएस के लोगों से, आप आकलन कर लेते हैं, वो स्केल जिससे आपको पता चलता है कि अदिति त्यागी देशभक्त नहीं है, वारिस पठान बड़ा देशभक्त है, इस देश के प्रति कोई आकलन लगा ही नहीं सकता। सुनिए, हमारी देशभक्ति का आकलन कोई लगा ही नहीं सकता। किसने आपसे कहा आप अपनी देशभक्ति साबित कीजिए जनाब? कोई नहीं। इस देश की मोहब्बत जितनी मेरे दिल में समाई हुई है, आपसे किसने कहा देशभक्ति साबित कीजिए? मैंने एक बार भी आपसे कहा देशभक्ति साबित कीजिए, कहा आपसे? मैं फिरोज भक्त से बात करता हूं, पर आप आ जाते हैं तो आपको जवाब दे देता हूं। मैं क्या करूं बताओ ना, मेरी तो मजबूरी है। यंत्र बताइए, कौन सा यंत्र है जिसमें ये पता चलता है किसकी देशभक्ति ऊपर है? उस यंत्र का इस्तेमाल मैं करना चाहूंगी, डिबेट में नहीं, लेकिन वो यंत्र जरूर भेजिएगा और फिर डिबेट में मैं रखकर उसका इस्तेमाल करना चाहूंगी। यंत्र ये है कि जो इस भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाता है, जो इसको मानता है, जो इसकी इज्जत करता है, वो पक्का सच्चा भारतीय है। जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है ना, वो भारतीय की बात कर रहा हूं, भारतीय। और फिर उसके बाद क्या बोल रहे हो अदिति जी? थोड़ा साइलेंट सोचिए, आपका सवाल क्या है? मैं आपको एक एडवाइस दूं? ना मुझे एडवाइस मत दीजिए, बस मुझे एक एडवाइस दूं। आपके थोड़ा सा 10 सेकंड डीप ब्रीथ लीजिए, आपसे अलग बात पानी पीजिए, फिर सवाल कीजिए। आप कंफ्यूज हो गए, दर्शकों के लिए शो कर रही हूं, वारिस पठान और अदिति त्यागी के लिए शो नहीं है। आप कंफ्यूज होंगे तो दर्शक बेचारा क्या देखेगा? मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, प्लीज कन्विंस द जनता। मुझे बस ये बताइए, जो भी फिरोज भक्त साहब कह रहे थे, फिरोज भक्त साहब, अरे कौन कंफ्यूज है, कौन कॉन्फिडेंट है, हु इज लूजिंग एंड हु इज विनिंग, ये तो जनता की अदालत में छोड़ दीजिए। ये अदालत बड़ी अदालत है और मैं रोज जाती हूँ उस अदालत में, डर नहीं लगता। बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप भी जाएंगे? आपको भी फेस करनी पड़ती है। अब वो बात और है कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ और स्टेट्स में भी क्या हुआ। खैर मैं उस डिबेट में नहीं जाती, वो छोड़ो। हाँ वो छोड़ दो, मैं भी वही कह रही हूँ। बिहार में तो जीते थे जब आपने बोला नहीं कि क्यों 5 सीट आ गई। नहीं, बाद में आपने बोला नहीं औरंगाबाद में एमपी बन गए, वो आपने नहीं बोला। बीजेपी वाले को हराया, 30 साल के सिटिंग एमपी को हटा के फेंका। उस डिटेल में नहीं जा रही, बिल्कुल नहीं जा रही। लेकिन अभी आपसे एक लाइन में जो फिरोज, चलिए आपको जवाब नहीं देना, वापस आऊंगी। चलिए आपसे सवाल लेकर वापस आऊंगी। यास्मीन फारूकी, आप देख रही हैं सियासत तो जवाब ही नहीं देना चाहती है। यहाँ पर सबको सत्ता की मलाई तो चाहिए, पर क्या हिंदू मुसलमान किए बिना सत्ता नहीं मिल सकती है क्या? या रेलेवेंट नहीं रह सकती है क्या सियासत हिंदू मुसलमान किए बिना? बिल्कुल, मैं तो मानती हूँ कि सत्ता हमेशा बिना हिंदू मुस्लिम के ही होना चाहिए, और ये हिंदू मुस्लिम हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। इंसान है, इंसानियत की बात करिए, उन लोगों की बात करिए जो परेशान है, बेरोजगार हैं। हम कब तक इस बात पे ही लड़ते रहेंगे? हम कब तक ये कहते रहेंगे कि साहब आप अगर वहां पे सेफ हो, भारत में आप सही हो, आप बोल सकते हो, आप, ये बातें मेरे समझ में नहीं आती। भाई आप भारतवासी हो, आप बोल सकते हो, हम भारतवासी हैं, हम बोल सकते हैं, बराबरी का दर्जा है, यहीं पैदा हुए यहीं मरेंगे। फिर मेरी ये जो बंटवारा होता है ना, वो मुझे सख्त नापसंद है। क्यों? क्योंकि बंटवारा वाली बात नहीं होना चाहिए। आप बांग्लादेश में हिंदुओं का ये हो रहा है, पाकिस्तान में हिंदुओं का ये हो रहा है। अरे कौन, हम यहाँ के नागरिक हैं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं है। और मैं एक बार फिर अदिति वही कहना चाहूंगी कि इन चीजों को छोड़ के मदरसा, मस्जिद, मंदिर, हम क्या फालतू किस दर्जे के बेकार लोग हैं कि हमें उन्हीं से फुर्सत नहीं मिल रही है। भीड़ है तो वहां जा रही है, बेरोजगारी, क्या वो लोगों का रोजगार है वो कि जाके भीड़ इकट्ठी करो और लोगों को। और एक बात जरूर मैं ये बात कहूंगी कि गलत को गलत कहो, बिल्कुल गलत को, कोई भी गलत अगर है तो उसे गलत कहना सीखो, जो सही है उसे सहना। सफाइयां मत दो उनकी, कि अगर हम ये बैठ के करें कि अगर वो गलत है तो क्योंकि मुसलमान है तो मुझे उनकी सफाई देनी चाहिए, उनको गलत नहीं कहना चाहिए। और अगर वो हिंदू है तो वो उनकी सफाई, गलत है, सही है। आपको ना अजय आलोक जवाब देना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लीजिए मैम, वापस आपको फ्लो देती हूँ। अजय आलोक। मैं भी जरा एक 10 यास्मीन जी एकदम साफ बोलिए भी यहाँ पे कि गालिब गलत था। अजय आलोक बोलिए, यास्मीन फारूकी जी का एक कमेंट, उसके बाद मैं आपको दूंगी। बोलिए यास्मीन, बोलिए 1 मिनट। गालिब चालिब गलत था जो कश्मीर में कहा गया, मंदिर जो तोड़ा गया कश्मीर में बिल्कुल गलत था, बुरहान वानी आतंकवादी था। बस 3 चीज बोलिए आप, बाकी सब हम लोग बोलते हैं। 3 चीज बोलिए आप।
चलिए मैं एक बात ये रालिब कहती हूँ चालिब कि जो गालिब जो कश्मीर गांधी में जी कहा को गया जिसने हिंदुओं को मारा था, लेके आतंकवादी वो बिल्कुल था, गलत था। वो मनुवादी की बुरहानवानी बात करते हैं, आतंकवादी वो था कौन है? और कश्मीर में जितने जो मंदिर साबरमती तोड़े गए वो बात उसकी आप निंदा बातें हैं, करती वो है। सही है। जो आप ये लोगों देखिए, ने देख लीजिए आज इनको, तक झंडा ये देख लीजिए इनको। भारत का देखिए झंडा ज्ञान देना कितना जलाया, आसान होता है। नहीं माना वो सही है। ज्ञान देना अब आदित्य ये जी देखिए सवाल कितना जवाब आसान होता अगर है। आप करते ये आ गई रहोगे, सावरकर पे। तो मैंने मैं कहा, आज वर्तमान में क्या बात कर रहा हूँ, ये 70 साल पहले साफ सावरकर पे बात चली नहीं गई। है, गंदगी है आपके पास वही। अरे आप लोग मैंने खुशी आपसे एक भी मनाइए, सवाल मतलब मैं किया। क्या बोलूं आप लोग की मानसिकता पे मैंने कि आप हिंदुस्तान में आपसे एक भी सवाल हाँ, किया। आप लोग कहीं और मैंने रहते ये हैं ना, कहा तो है आप लोग कि को पता गंदगी चलता है। छोड़ के अच्छाई की तरफ बढ़ो। पाकिस्तान में मुजाहिर बना के रखता है ना, तो उसमें आप लोगों को खुशी होती है। ठंडे मत पीटो। आप फिर लोग मैं कहीं भी के नहीं है। बोलती पाकिस्तान जाइएगा तो मुजाहिर कहलाइएगा, यहाँ पे रह नहीं सकते आप अच्छे से हिंदुस्तानी बन के। नई बात हिंदुस्तानी बन के नहीं रह सकते आप गलत लोग। कहो, सही को नई बात करो। 3 बात बोला ना मैंने, 3 बात बोलो ना, गलत है। जगह ये हुआ, नहीं बोल सकती हैं आप, ज्ञान दे रही हैं यहाँ पे बैठ के सबको। बातें ले आती। 3 बातें मैंने बोली है। बुरहान अवानी आतंकवादी था बोलिए, रालिब गालिब चालिब गलत था कश्मीर में बोलिए, मंदिर जितने तोड़े गए कश्मीर में वो गलत था बोलिए। आप नहीं बोल रही, पूजा कर रहे हैं, ये है आपकी हिपोक्रेसी। आप बाकी को ज्ञान दे रही है। हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। यास्मीन फारूकी जी एक सेकंड, यास्मीन फारूकी जी एक सेकंड। मैम अभी आप कह रही थी गलत को गलत बोला जाना चाहिए। मैम आराम से प्लीज, आराम से, उत्तेजित हुए बिना हम बात कर सकते हैं। अभी आप कह रही थी, एक सेकंड फिरोज बख्श साहब, अभी आप कह रही थी मैं गलत को गलत और सही को सही कहूंगी। उन्होंने ये पूछा आपसे, मुझे नहीं पता आप कितना सुन पाए वो क्या कह रहे थे। ये वाले सवाल करने वाले नहीं, वो कह रहे हैं क्या आप आतंकवादी मानती हैं बुरहान वानी को, ये पूछ रहे हैं। ये मेरे मानने या नहीं मानने के क्या फर्क पड़ते हैं, कोर्ट तय करता है वो चीजें। मैं तो आपको लगता है कि बुरहान वानी आतंकवादी था या नहीं था, ये कोर्ट तय करेगी? ठीक है, मैं ये सवाल कर रही हूँ कि जो नहीं मैम, आपसे जो सवाल है उसका जवाब तो दीजिए पहले। आप मुझे वो इसी सवाल का तो जवाब आपसे चाह रहे हैं या नहीं? नहीं, आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रही है। वो तो आपसे और भी कई सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन बुरहान वानी टेररिस्ट था या नहीं, ये आपको तय करने के लिए अदालत चाहिए। ये मेरा काम नहीं है, ये कोर्ट का काम है। यास्मीन फारूकी जी वही सवाल पूछ रही हूँ मैं आपसे, इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बात कही कि गलत को गलत और सही को सही कहा जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात थी वो, भाई तो ये बहुत अच्छी बात थी, वो अच्छी बात थी। फिरोज बख्त क्या कह रहे हैं अब आप वो भी सुनिए। फिरोज बख्त और उसके बाद वारिस पठान, प्लीज जल्दी। सुनिए यास्मीन साहिबा, मैं आपके साथ खड़ा हूं जब आपने ये बात कही कि गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए और सही का साथ देना चाहिए। मैं आपके साथ हूं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यहां आलोक ने एक मेजोरिटेरियन जो शब्द है उसका इस्तेमाल किया। कश्मीर में सुनिए कश्मीर में जो मेजोरिटेरियन के अंदर हुआ, वहां सारे कश्मीरी पंडितों को वहां के मुसलमानों ने बाहर कर दिया 1989 में। आप सवाल तो सुन नहीं रहे, बोले जा रही है। सुनिए, कश्मीर में 1989 और 90 में जो वहां के मेजोरिटेरियन कम्युनिटी ने कश्मीरी पंडितों को बाहर भेजा, क्या आप कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ी हैं? क्या आप कहेंगी जो कश्मीर में जो पंडितों के साथ हुआ, क्या वो सही हुआ गलत हुआ? किसके साथ हैं आप? कश्मीरी पंडितों की बात हो रही है क्या? कैसे पढ़े लिखों वाली बात कर रहे हैं? यहाँ मदरसे की यहाँ बात है, मेजोरिटेरियनिज्म की बात हुई। सुनिए, मेजोरिटेरियन की बात हुई, आप जवाब नहीं देना चाह रहे। देखिए, डिबेट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से कहीं का तार जुड़ सकता है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही, गलत सुनिए, गलत के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, सही के साथ और ईमानदारी के साथ खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल जायज बात है। आप मुझे बताइए कि कश्मीर में जब मेजोरिटेरियन रूल था, उसमें जब कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया, क्या वो सही था गलत था, या उसको आप इफ्स एंड बट्स के साथ एक्सेप्ट करेंगी? आप जवाब नहीं देंगी, मुझे पता है, क्योंकि आप जवाब देती नहीं है। आप भी गोल पोस्ट चेंज करती हैं और मैदान छोड़ती हैं। एक अच्छी बात जरूर कही, उसके लिए मैं आपको सलाम करना चाहूंगा कि गलत को गलत कहना चाहिए, सही को सही कहना चाहिए, मगर आप उसके खिलाफ चल रही हैं। सूफी बातें कर रहे हैं। एक कमेंट जल्दी से वारिस पठान का, गलत को गलत नहीं कह रहे, फिरोज बख्श साहब, के साथ यास्मीन फारूकी जी प्लीज एक सेकेंड।
वारिस पठान हाथ मिला रहे थे उन लोगों से। ठीक मैम, ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। जी वारिस पठान खामोश कराएंगे तो बोलूंगा, करा दिए, खामोश है, खामोश चिंता कराएंगे मत तो मैं कीजिए, बोलूंगा। अभी बहुत डरती है वो आपसे। कुछ देर पहले फिरोज भक्त साहब बात कर रहे थे, केमिस्ट्री पे सवाल करो तो अलजेब्रा का जवाब देते हैं। यहाँ तो इन्होंने तो पूरा सवाल का ही कचरा कर दिया। बात हो रही है बिदर कर्नाटक की, चले गए कश्मीर पे। हाँ ठीक है, आप प्रिपेयर होके नहीं आए, घूमते फिरते आके स्टूडियो में बैठ गए तो बात अलग है। आप तैयार होके नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आदित्य त्यागी संभाल लेगी इस बात को। अब बात नंबर 2 ये आदित्य त्यागी भारत को संभाल लेगी, इसमें तो आपने बिल्कुल सही कहा। अरे भारत की चिंता छोड़ो, हम हैं भारत के अंदर, हम भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। मैं भी कोई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से नहीं आई हूँ, अच्छा लगेगा। मैं भी कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नहीं हूँ, मुझे इसी भारत की हूँ। जहाँ बैठी हूँ ना, वहां से 50 किलोमीटर दूर है मेरा गांव, इसी भारत की हूँ, इसी की मिट्टी की। बहुत अच्छा है। मैं चाहूंगा भारत, मैं चाहूंगा भारतीय बनो, आरएसएस या भाजपा की मत बनो। नहीं, मैं ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, तो मेरे पास नहीं है, फैलाते हैं ये सिर्फ आग लगाने में आपके वाला यंत्र मेरे पास नहीं है कि मैं ये कह सकूं आपसे ज्यादा भारतीय हूँ। पता नहीं आपने कभी सिर्फ एक इंडियन के तौर पर जिंदगी जी है या नहीं। आदित्य त्यागी ने एक साइकोलॉजी मैंने पढ़ा, एक साइकोलॉजी मैंने पढ़ा है, मैं आपको बताता हूं। इंडियन की ही अगर आप कोई सच बात बोलो और अगर कोई बीच में टोके तो मुझे समझ लेना चाहिए कि उसके पास तथ्य नहीं है। मेरे साथ मुझे तो सर्टिफिकेट दीजिएगा भी नहीं। साइकोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, मेरी मुझे देशभक्ति साबित नहीं करनी, साइकोलॉजिस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और मुद्दे पर रहेंगे, मुद्दे पर रहेंगे, बेहतर होगा। मुद्दे पर रहेंगे, बेहतर होगा। चलिए अब आपके पास अनादर 40 सेकंड से जवाब, उसके बाद अजय आलोक जी आपको दूंगी फ्लो। ठीक है, अभी अजय आलोक ने एक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला वारिस भाई। मैं बताना चाहूंगा, आप शायद, मैं तो आपको जवाब दे रहा हूं, सुनो तो सही आराम से। वारिस भाई मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे। क्रिमिनल एक्ट का खंडन किया, नहीं, वायलेंस का खंडन किया, वो सवाल खंडन किया, मगर मुझे बताइए अजय आलोक, इसका सवाल, मुझे सवाल 80-20 का सवाल। अगर 80 मुसलमान होते, 20 हिंदू होते, तो क्या ये देश सेकुलर देश होता या इस्लामिक देश होता? ईमानदारी से बताइए। सकता है ये 80-20 आपने किया है, मेरा देश नहीं, आपकी मानसिकता जानना चाहता हूं ना। जो है अगर 80% मुसलमान होते, 20% हिंदू होते, तो ये देश सेकुलर होता या इस्लामिक होता? अरे वो हिंदू भी मेरे भाई है, चुनिंदा लोग जो है ना, जो चुनिंदा आपकी तरह मानसिकता है, हिंदू रहने देते हैं, मंदिर वो अलग है, बाकी मेरे सारे हिंदू भाई। यहाँ 20% हो गए तो मंदिर तोड़ देते हैं, और उसके बाद 80% में आप किसी को बचने देते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश दिख नहीं रहा, अफगानिस्तान दिख नहीं रहा, भाग भाग के लोग यहाँ आ रहे हैं। सुनो, अरे छोड़ो ना पाकिस्तान बांग्लादेश को, छोड़ो हिंदुस्तान की बात करो। आपको हिंदुस्तान से इतनी नफरत क्यों है आपको? अरे आपको हिंदुस्तान से इतनी नफरत क्यों है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, जवाब दे दीजिए। एसडीपीआई तो नहीं दे पाई, सुनिए एआईएमआईएम दे दे। बिल्किस बानू के कातिल तो नहीं दे पाई, बिल्किस बानू के कातिल को छोड़ दिया गया, उनकी सजा जेल में दी है, उनकी जगह जेल में दी है भारतीय। चलो जवाब दो मेरे को। अरे पहले देश की नारी की फिक्र कर लो अजय आलोक, ये भी नहीं बोलेंगे, आपके दर्शक देख लें। देश की नारी बिल्किस बानू, एआईएमआईएम भी नहीं बोलेगा कि किस तरह से अजय आलोक भाग रहा है मेरे सवाल से। देश की एक नारी, देश की एक नारी तुमके ऊपर धिक्कार कर रही है कि नारी सम्मान की बात कर रहा है वारिस पठान। जब बिल्किस बानू की बात आ रही है, उसके कातिल को छोड़ दिया, आप उसकी पैरवी कर रहे हो, आप उसकी पैरवी कर रहे हो। अरे आप लोग चिंटुओं की तरह भाजपा के और मानते आलोक, छोड़ो यार, आप डॉक्टर हो, छोड़ो ये सब बातें, बात करो हिंदुस्तान की, बात करो संविधान की, बात करो बिल्किस बानू के न्याय की, बात करो बिल्किस बानू के न्याय की। जाके पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान से मोदी जी के साथ चले जाते हैं, आपको बिरयानी मिलता पाकिस्तान में खाने के लिए। नहीं सुनिए, ये बिरयानी अभी समझ नहीं रहे, ऐसा लग रहा है कि मैं इनको एक्सपोज कर रहा हूं तो बीच में टोकेंगे। मैं आपको एक्सपोज कर चुका हूं, मैं आपको एक्सपोज कर चुका हूं अजय आलोक, कुछ बचा नहीं है। 1 घंटे में आप टाइट फिश हो गए हो पूरी तरह से, गालिब सही था या गलत? आप मुंह से बोली क्यों नहीं निकलती? सवाल का जवाब बिल्किस बानू के रेपिस्ट बलात्कारी बाहर घूम रहे हैं, उसके बारे में क्या बोलना है आपको? बिल्किस बानू के कातिल की जगह बाहर है या जेल में है? बिल्किस बानू 140 करोड़ भारतीय है, पूरे 140 करोड़ भारतीय है। तुमने देश के मुसलमान हिंदू को बांटा, वारिस पठान 140 करोड़ भारतीयों की बात। ये आप जो अपने आप को सर्टिफिकेट देने का काम, दूसरों को सर्टिफिकेट देने का काम करते हैं, क्यों करते हैं मैं समझ नहीं पाई हूं अभी। अब देना पड़ेगा। अरे ऐसे देशद्रोही को सर्टिफिकेट नहीं देंगे अजय आलोक की जगह है हिंदुस्तान में, चलिए बताइए।
अजय आलोक जो हिंदुस्तान में बंटवारा कर रहा है उसकी जगह है हिंदुस्तान में, लेकिन ये कहा जाता है सेल्फ जेडीयू में इसकी जगह है, न टीवी के चैनल में जगह है, आपको भी फेस करनी है, जनता की अदालत अजय आलोक को भी फेस करनी है, जनता की अदालत ही अदिति त्यागी को भी फेस करनी है। उसे सर्टिफिकेट देने दीजिए ना, उसे देने दीजिए सर्टिफिकेट। आप क्यों अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं? मुझे समझ नहीं आता कि किस बात के लिए आप पीठ थपथपाने लगते हैं। सवाल का जवाब दिए बिना, सवाल का जवाब दिए बिना। और आप जवाब तो दे रहा हूं, आपको सुनना नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं तो सवाल का जवाब दे रहा हूं। क्या कौन से सवाल का जवाब दिया? अभी थोड़ी देर पहले अजय आलोक ने आपसे पूछा जो मंदिर तोड़े गए उन पर आप क्या सोचते हैं। उन्होंने 80-20 को लेकर सवाल पूछा, उस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा सियासत हिंदू मुसलमान क्यों करती है, उस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। लोग सही बोल रहे हैं, बताइए ना मुझे। अभी फिरोज भट्ट ने कहा कि मुझे डर नहीं लगता है कौन से लोग हैं जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इनको इंसान बनने की जरूरत है, उस पर आपने कुछ नहीं कहा। सर निजी हमले से थोड़ी होता है। नहीं देंगे तो बैठ के क्या फायदा है फालतू में? नहीं आप सुनेंगे नहीं तो फायदा क्या है बात करके? आदि आपको ये बात 40 मिनट बाद समझ में आई है? लिया आपा ने आपको सही ताना मारा कि आप हिंदू मुसलमान करना छोड़ दो, मीडिया आप बढ़ती हुई महंगाई पे सवाल मीडिया पर आ गए। सुनिए आपकी बात कर रही थी, यही कंफ्यूजन है। आप इतना खुद में सेल्फ एनग्रॉस्ड है सर, आप खुद में इतना ज्यादा खोए हैं कि ताना किसको मारा, कैसे मारा, किस लिए मारा, वो आपको समझ ही नहीं आता। सियासत को उन्होंने ताना मारा था जो आपको सुनाई दे गया। अच्छा सुनाई दे गया। देखिए लोगों को ये ना लग जाए, लोगों को ये गलत फहमी ना हो जाए कि आप खुद के ऊपर किसी को समझते नहीं है। जनता चुनती है। हाल आपका बुरा किया है इससे पहले बोलने, मैं भी नहीं बोलना चाह रही थी लेकिन आपने बुलवा लिया मुझसे। खुद की पीठ मत दबदबाइए, आप राज संभालिए। सुनिए राज आप संभालिए, या कोई राज नहीं है, या सब कुछ जो है फेस पर है, चेहरे के पीछे चेहरे नहीं है। यहाँ पर चेहरे के पीछे चेहरे नहीं है, जो भी है फेस पर है, जो भी है जुबान पर है। पीठ में छुरा नहीं घोपा जा रहा, पीठ में छुरा नहीं घोपा जा रहा। चिंता मत कीजिए, आपा के पीछे तो मत छिपिए, आपा के पीछे मत छिपिए। ये AIM को सपोर्ट कर रही थी क्या? आपा चलिए सुन लीजिए, पूछ लेती हूँ आपकी आपा से, पूछ लेती हूँ आपकी आपा से ही पूछ लेती हूँ। सुन लीजिए ना, यास्मीन फारूकी मैम, आप AIM की पॉलिटिक्स को इंडोर्स करती हैं। अब सुन लीजिए ना वारिस पठान, आपकी आपा क्या कह रही है। अरे आपा का तो अधिकार मत छीनिए, आपा की आवाज तो मत दबाइए जी। बात करिए यास्मीन फारूकी जी। सारे जितने भी सियासत हैं और जो हिंदू मुस्लिम खेलते हैं, मैं उन सबके हाथ जोड़ के कहती हूँ कि सियासत, कोई भी सियासतदान हिंदू मुस्लिम कार्ड मत खेलो, इंसानियत का कार्ड खेलो। थैंक यू मैडम। सियासतदान, आपकी आपा ने एक शब्द इस्तेमाल किया है सियासतदान। अब आपा से पूछ लीजिएगा फोन करके और थैंक यू बोल दीजिएगा कि खुलकर असदुद्दीन ओवैसी का नाम नहीं ले दिया, वरना आपके लिए और भी ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता है। अदिति मैंने किसी को हाँ, मैं वही कह रही हूँ उनसे कि एम्बैरेसिंग हो जाता है। थैंक यू बोल दीजिएगा फोन करके। हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर से नंबर ले लीजिएगा वारिस पठान, नहीं तो पता चलता कोई एक्सपोज करने वाले इस तरह से एक्सपोज हो गए। अजीब बात यह है कि यहाँ पर बड़ी बात क्या है कि हर पॉलिटिकल पार्टी और संगठन ये दावा करता है कि हम तो हिंदू मुसलमान नहीं करते, होना भी नहीं चाहिए, हर कोई यही कहता है, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं? यही करते हैं। सबको ऐसे लगता है कि बस यही सूट करता है उन्हें। अजय आलोक, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, उससे पहले हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं मोहन भागवत संचालक, उनके 3 बयान सुनिए, उसके बाद सवाल अजय आलोक आपसे। समानम मंत्र अभिमंत्रमेवा, सब समान कहा है, चित्त अलग अलग हो सकता है, इसलिए वहां साथ मिलकर चलने का निश्चय यानी सहचित्तता, इसको बताया है। उस सहचित्तता के वातावरण में सबको साथ लेकर हमको चलना है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का DNA, सब लोगों का निरपवाह DNA समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो अजय आलोक सब आरोप लगाते हैं कि सब हिंदू मुसलमान, अभी आपने सुन लिया, यास्मीन फारूकी हो, वारिस पठान हो, सब एक ही आरोप लगाते हैं, हिंदू मुसलमान बीजेपी और संघ कराते हैं। सरसंघ चालक को भी हमने अपने दर्शकों को सुनवाया, वो सीधे तौर पर कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सवाल तब खड़ा होता है जब राज्य में सरकार है किसकी? बीजेपी की, CM किसका? बीजेपी का। तो फिर ये हालात, वारिस पठान सुन लीजिए,
सुन लीजिए सर, मेरी भी अभिव्यक्ति की आजादी है। एक सवाल ऐड करो। अरे आप सवाल बाद में पूछिए, पहले मैं अपना सवाल पूछूंगी, पहले मैं सवाल पूछ लेती हूँ, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा। आपको भी बात रखने के लिए ही बुलाया है, पर ऐसा नहीं ना आप लोग बात रखें और मैं पूछ ही ना पाऊं सवाल तो पूछूंगी ना। अगला बयान तस्वीर आपके लिए भी लेकर आऊंगी, चिंता मत कीजिए, पहले मुझे सवाल का जवाब लेने दीजिए। बायोलॉजी पे राज्य में सरकार बीजेपी की, सीएम बीजेपी का, तो फिर ये सब कैसे हो रहा है? अजय आलोक जी, प्रधानमंत्री बीजेपी के। अरे अजय आलोक के लिए सवाल है। वारिस पठान, नो आइडेंटिटी क्राइसिस प्लीज। जी मैडम, संविधान बना हुआ है, सीआरपीसी बनी हुई है, आईपीसी बनी हुई है, तभी क्राइम क्यों होता है? और क्राइम होता है तो जवाब दो ना, पहले सवाल का जवाब दो। एक्शन होके पुलिस पे एक मिनट पुलिस का एक्शन, पुलिस का एक्शन नहीं होता है क्या? खुली हवा में लोग को जेल नहीं होती है क्या? सजा नहीं होती है क्या? ये कानून का सिस्टम क्यों बना हुआ है? बीच में बोलना, जो भी कानून तोड़ेगा उसको सजा मिलेगी। आपने बीच में बोला, पहली बात, जो भी कानून तोड़ेगा सजा मिलेगी। वारिस पठान और कानून ऐसा नहीं है कि वारिस पठान के नेता 80-20 बोल के 1 साल के अंदर बड़ी हो गए क्योंकि कोई गवाह पहुंचा ही नहीं सरकार के द्वारा। उनको कब कोई गवाह पहुंचा नहीं, ऐसा कानून नहीं है। भगवत और मोदी ने उस बात का खंडन नहीं नहीं किया, बताइए मुझे। बरूद्दीन ओवैसी बोल के बरी हो गए। एक सेकंड रुकिए अजय आलोक जी, एक सेकंड रुकिए। वारिस पठान, ये टोका टोकी की रेस नहीं, सुन लीजिए पहले, ये प्रतिस्पर्धा नहीं। अभी आपके लिए भी बयान है और आपके लिए भी सवाल होगा, तो इंतजार कीजिए उस मिनट का, इंतजार कीजिए। ये सवाल जरूरी है, जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। लेने दीजिए मुझे सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब लेने दीजिए, उसके बाद जो सवाल आपसे होगा आप जवाब देंगे। ये टोका टोकी की प्रतिस्पर्धा मत कीजिए, यहाँ मत कीजिए इंटरप्ट करने की प्रतिस्पर्धा प्लीज। आपके लिए सवाल होगा तब आप बोलिएगा। अजय आलोक, हाँ कोई बात नहीं, अपनी बारी में दीजिएगा, जिसको जो गिफ्ट देना है आप दे दीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अजय आलोक, मेरी बात के बीच में क्यों बोला? अजय आलोक, चाहे बीजेपी के शासन, अरे यार इनको चुप करेंगे तब नहीं बोलेंगे, इनकी आवाज बंद कीजिए जरा। चाहे बीजेपी का शासन हो, आप क्यों चुप नहीं हुए थे? मैं जब बोल, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं, मेरी आदत नहीं है वारिस भाई, आप जानते हैं। मैं कह रहा हूं चाहे बीजेपी का शासन हो चाहे किसी का शासन हो, राज्य में कानून व्यवस्था अपना काम करना चाहिए और वो काम कर रहा है, तभी आज 11 लोग अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं। लेकिन ये राज्य की कानून व्यवस्था ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि अरेस्ट हो गए, केस फाइल हो गया, जेल हो गई और उसके बाद सरकार अपने गवाही नहीं पेश करे और उसके बाद बाइज्जत बरी कर दिया जाए, जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी के केस में होता है। इसको कहते हैं तुष्टीकरण। खुलेआम उस आदमी ने 1 लाख व्यक्ति के सामने बोला कि 80 या 20-15 मिनट के लिए पुलिस अलग कर दो और कोर्ट में कोई गवाह खड़ा ही नहीं हुआ। वाजी वाह, बड़ा अच्छा कानून व्यवस्था है। कोर्ट ने उनको एक्विट किया। ये होता है इस संविधान का फायदा उठाना, जो एक सिलेक्टेड फ्यूज को इस देश में छूट है। कोर्ट ने एक्विट किया। यही छूट अब बंद हो रही है तो कुल बुला रहे हैं। यही छूट बंद हो रही है देशव्यापी तो कुल बुला रहे हैं। यही सत्ता से दूर हो रहे हैं तो कुल बुला रहे हैं। ये छूट हमें नहीं मिलेगी तो कहां जाएंगे? अरे सच्चाई तो ये, मोहन भागवत ने ये भी बोला था कि हिंदू किसी को जीतना नहीं चाहता है, लेकिन किसी को हम अपने आप को जीतने भी नहीं देंगे। देखिए 1 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। सुन लीजिए, उसके बाद ऐसे अदिति जी कोई मतलब बीच में चिल्लाते रहेंगे, जानबूझ के नहीं, मेरी आवाज नहीं पहुंचे लोगों तक। करने के लिए इंटरप्ट करेंगे तो फिर वो आपको इंटरप्ट करेंगे। अगला सवाल आपसे है मेरा, तैयार रहिएगा उस दौरान आप, तब मैं उन्हें भी नहीं रोकूंगी क्योंकि इस वक्त मैं आपका ऑडियो डाउन नहीं करा रही हूं, तब मैं उन्हें भी नहीं रोकूंगी, वो इंटरप्ट करेंगे आपको। तब आप ये कंप्लेन नहीं करेंगे मेरी आवाज दबाई जा रही है, आप तो चाहती नहीं मेरा जवाब कोई सुने, मत बोलिएगा तब ऐसा। तो अब इंतजार कीजिए, बोलने दीजिए उन्हें, और फिर जब आपसे सवाल होगा तो आप सवाल का जवाब दीजिएगा। प्लीज मुझे अपने सवाल का जवाब लेने दीजिए। और आपको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया था, आपको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, बोलने नहीं दीजिए। अजय आलोक का जवाब, सवाल करो। अजय आलोक का जवाब, अजय आलोक जी बोलिए आप। बता रहा था अजय आलोक जी बोलिए आप। बुलडोजर एक्शन का एक उदाहरण देता हूं कि 12 से 17 अखिलेश यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, कुल मिला के 2182 दंगे हुए, दंगे जिसमें मुसलमानों का नुकसान हुआ अखिलेश यादव की सरकार में। अब बुलडोजर का फर्क बस ये पड़ा कि 2017 से 22 अभी 22 ही चल रहा है, 5-5.5 साल हुए हैं, एक भी दंगा नहीं हुआ, कम्युनल क्लैश तक नहीं हुआ। ये फर्क होता है बुलडोजर का, जो आपको समझ में नहीं आएगा वारिस भाई। देखिए हिंदू बहुत सहिष्णु है, जो कि मोहन जी ने कहा, हम किसी को जीतने नहीं देंगे अपने आप को, क्योंकि हम दूसरे को जीतना नहीं चाहते हैं। लेकिन आप लोग की जो फितरत है ना, आप लोग फिरकावादी और ये नहीं, लेकिन अजय आलोक जी, एलिमेंट है मुसलमानों के। एक सेकंड वारिस पठान प्लीज जी। अजय आलोक जी, मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन है आपसे।
क्योंकि अगर आप मोहन भागवत जी को सुने, सरसंघ चालक को सुने, वो सीधे तौर पर कहते हैं कि 3 मंदिरों के अलावा क्लेम नहीं हमारा। वो साफ साफ कहते हैं मस्जिदों के नीचे मत ढूंढो शिवलिंग। वो साफ साफ कहते हैं एक दूसरे के धर्म का, मजहब का करो सम्मान और एक साथ आराम से रहो। लेकिन ग्राउंड पर इसकी तस्वीर एकदम उलट है। ये क्यों है? इसलिए पूछ रही हूं मैं सवाल। अदिति जी, ये भावना है, एक मिनट सुनिए अदिति जी, ये भावना है, ये भावना है और इस भावना को दबाने की जरूरत है हिंदुओं को भी। मुसलमान तो कभी अपनी भावना आज तक दबाते नहीं है, लेकिन हिंदुओं ने दबा के रखा है और दबा के रखेंगे। और इसीलिए मोहन जी ने कहा है कि और शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि सच्चाई है। अरे यहां तो मुसलमान थे ही नहीं इस देश में। इस देश में मुसलमान आए कहां से? जो भी मुसलमान इस देश के हैं वो तो हिंदू से कन्वर्टेड है। अब वारिस पठान जैसे, अकबरुद्दीन अवैसी जैसे मुसलमान अलग बात है, वो लोग मुगल की पैदाइश हैं। लेकिन सच्चाई है ओरिजिनल मुसलमान तो कोई देश में था ही नहीं। ये सब तो बाहर से आक्रमता है। अब असदुद्दीन ओवैसी का बयान जहां ढूंढेंगे वहां शिवलिंग मिलेगा। असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुन लीजिए। मुसलमान भी मानते हैं सच्चाई से, लेकिन वारिस पठान आपके लिए सवाल है, ध्यान से सुनिए। वारिस पठान आपके लिए सवाल है। पहले वो ये पूछते थे कि मोहन भागवत मस्जिदों में क्यों नहीं जाते, मुसलमानों के बीच क्यों नहीं जाते। जब मस्जिद मदरसा चले गए तो फिर उन्होंने इसे ड्रामा करार दिया। वारिस पठान, अगला सवाल आप ही से होगा। पहले आप ये बयान सुन लीजिए और फिर आपसे सवाल है। अब बीजेपी आरएसएस एक नया ड्रामा कर रही है, और वो नया ड्रामा क्या है कि मोहन भागवत आरएसएस के सर संचालक दिल्ली में एक मदरसे को चले गए। दिल्ली में एक मदरसे को चले गए और मदरसे में जाकर उन्होंने कुरान की तिलावत को भी सुना, मदरसे के बच्चों को भी देखा और मीडिया ने इसको बड़ा खूबसूरती से रिपोर्ट किया है। ऐसा रिपोर्ट किया है कि मोहन भागवत ने बड़ा एहसान किया मदरसे में जाकर। मैं गुजरात के इस जुआपुरा में खड़े होकर मोहन भागवत साहब से अपील कर रहा हूं, क्या आप बिल्किस बानो से मिलकर उससे कह सकते हैं कि तुझ पर जुल्म हुआ, हम इंसाफ दिलाएंगे। मोहन भागवत, बिल्किस बानो से इंसाफ दिला सकेंगे उस बच्ची को जिसको उसके पड़ोसियों ने उसका रेप किया, अस्मत रेजी की, बलात्कार किया, जिसकी 3 साल की बेटी का कत्ल कर दिया, जिसकी मां को और दीगर महिलाओं का रेप करके कत्ल कर दिया। उन जालिमों को मोदी बीजेपी की सरकार छोड़ती है और जब जेल से निकलते हैं ये इस तरह के लोग जो एक बच्ची पर जुल्म किए उस पर फूल बरसाए गए, क्या मोहन भागवत बिल्किस बानो से मिल सकते हैं? तो वारिस पठान, यहाँ पे सवाल ये है कि ओवैसी साहब और आपको खुश करने के लिए मोहन भागवत जी को लेकर आपकी जो विश लिस्ट है, जो आप चाहते हैं कि मोहन भागवत जी कर दे, वो आप बता दीजिए मुझे 30 सेकंड्स में। देखिए, मोहन भागवत का मैं आपको बताता हूं बात। अगस्त 2016 में मोहन भागवत ने क्या कहा था मालूम है? कोई कायदा रोक नहीं सकता हिंदुस्तान में हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने से। 16 की बात है, अगस्त 2016, सब तरफ ट्वीट है। अभी क्या बोलते हैं 22 के अंदर? पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रहा, पॉपुलेशन के अंदर डेमोग्राफिक इम्बैलेंस आ रहा है, उसको रोकना चाहिए। तो उनकी बात का कौन मानता है? आप बोलते हैं कि मस्जिदों के अंदर जाओ मत ढूंढने के लिए शिवलिंग, मगर ये लोग तो नहीं मानते उनकी बात। मोहन भागवत डुप्लीकेसी की बात करते हैं। मोहन भागवत नारी सम्मान की बात करते हैं। स्टेज पे बैठी हुई एक नारी थी उनकी कल माउंटेनियरिंग के अंदर, में नाम याद नहीं है मुझको, वो थी, उनके सामने नारी सम्मान की बात की, मगर वही बिल्किस बानो के कातिल जिनको खुली फिजाओं में छोड़ दिया उसका खंडन नहीं किया। ना ही अजय आलोक ने मेरी बात का जवाब दिया, ना कोई और जवाब दे रहा है कि बताइए बिल्किस बानो के जो कातिल है, जिसने बिल्किस बानो का बलात्कार किया, उनकी मां का बलात्कार मर्डर किया, 3 साल की उसकी बच्ची का सर फोड़ के पत्थर से मार दिया, आज वो खुली फिजाओं में घूम रहे हैं। बिल्किस बानो हाथ जोड़ जोड़ के सबको बोल रही है मुझे डर लग रहा है, इनको जेल में डालो। आप इनको जेल में क्यों नहीं डालते? बताइए मुझे। महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे वारिस पठान, बिल्किस बानो का नाम याद रहा क्योंकि राजनीति को सूट करता है। संतोष यादव का भूल गए क्योंकि राजनीति को सुहाता नहीं है, इसलिए भूल गए। नहीं, फिरोज हर तरह का बानों के साथ जो हुआ गलत हुआ और उसके रेपिस्ट को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, दोबारा उनको जेल भेजना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं, जिस तरीके की सियासत सुनिए तो भेजो ना। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही है, डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना होगा। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।